नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार श्रोताओं, हमेशा की तरह एक बार फिर से हो जाइए तैयार आज के दिन जन्मी उन खास शख्सियतों से मुखातिब होने के लिए जिन्होंने अपने कामों से न सिर्फ इतिहास में अपना एक अलग स्थान बनाया है बल्कि हमारे दिलों को भी किसी न किसी रूप में वो हर बार छू ही जाते हैं। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, लता दीदी की आवाज में गाए गए इस गीत को तो हम सभी अब तक कई बार सुन चुके हैं और गुनगुना भी चुके हैं, पर इन सब के पीछे वो शख्स बेहद ही खास है जिसने हम तक अपने देश प्रेम की भावना को शब्दों में पिरोकर पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवि प्रदीप की, जिन्होंने ये गीत उस वक्त लिखा था जब मेजर शैतान सिंह समेत बहुत से वीर सैनिक 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हो गए थे। चाइना ने हमको अटैक किया करना था देश में, लेकिन कुछ लोगों की बहादुरी के कारनामे अखबारों में निकलते थे। एक तो होशियार सिंह किसी फ्रंट के ऊपर लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए थे और एक शैतान सिंह थे। तो हम ध्यानपूर्वक कर करके ये सोच रहे थे कि इनके बारे में क्यों न लिखा जाए। शहीद इनकी ये सूझा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वैसे ये गीत कवि प्रदीप की देश प्रेम की भावना का अकेला प्रतीक नहीं है। इन्होंने बहुत से ऐसे गीत लिखे हैं जो आज भी शहीदों को देश की रक्षा के लिए हौसला प्रदान करते हैं। 1943 में आई फिल्म किस्मत के गीत दूर हटो ए दुनिया वालों ने भारत छोड़ो आंदोलन में चिंगारी का काम किया। कहा जाता है कि हर व्यक्ति कभी न कभी कविता का प्रयोग अपनी जिंदगी में करता ही है, लेकिन कवि प्रदीप के दिल में कविता कुछ पलों के लिए नहीं बल्कि उनकी सांसों में घुली दिखती थी। जीवन के हर साज को अपनी कविता से रोशन करने वाले कवि प्रदीप का जन्म आज ही के दिन 1915 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी था। बचपन से ही कवि सम्मेलनों में इन्होंने शिरकत करना शुरू कर दिया था और साथ ही अपनी कविताओं से लोगों को मोहित करना भी। वैसे एक खास बात ये भी है कि प्रदीप जी की कविताओं में शब्दों के साथ साथ संगीत का भी पूरा वजूद दिखाई पड़ता था और कई बार तो खुद इन्होंने अपने गीतों को अपनी आवाज के जरिए लोगों के बीच पहुंचाया। इसकी वजह कहीं न कहीं उनकी आवाज में गीतों का दर्द और भाव का साफ नजर आना भी रही। 1954 में आई फिल्म जागृति का गाना आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं इनकी इसी संवेदनशील आवाज का एक अफसाना है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिल्मों में कवि प्रदीप की शुरुआत का श्रेय जाता है एक कवि सम्मेलन को,
जिसके लिए इन्हें मुंबई आमंत्रित किया गया था और यहीं से बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु राय ने इन्हें 1939 में आई फिल्म कंगन के लिए साइन किया। इस फिल्म के लिए प्रदीप जी ने 4 गीत लिखे थे और चारों ही दर्शकों के बीच खूब पसंद किए गए। इसके बाद 1940 में आई फिल्म बंधन के सारे गीत प्रदीप जी ने लिखे, जिसके गीत चल रे चल नौजवान ने सैनिकों के दिलों में एक अलग तराने को छेड़ने का काम किया। पुनर्मिलन, झूला, नया संसार, अंजन, किस्मत जैसी फिल्मों के जरिए लोग अब तक कवि प्रदीप और इनके गीतों को अच्छी तरह से समझने लगे थे। लेकिन फिर 1950 में आई फिल्म मशाल के गीत ऊपर गगन विशाल को मन्ना डे ने अपनी आवाज दी और हर बार की तरह इस बार भी गीत ने सफलता के कई रिकॉर्ड बना दिए। वैसे 1954 में रिलीज हुई फिल्म नास्तिक का ये गीत तो आपने सुना ही होगा, जिसे खुद कवि प्रदीप ने अपने शब्द और आवाज दी थी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आजादी के दौर में और उसके कुछ सालों बाद प्रदीप जी के गीत लोगों की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन 60 के दशक से फिल्म निर्माताओं ने पश्चिमी संगीत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इस वजह से प्रदीप जी के लिए सभी ने ये सोच लिया कि वो इन गानों के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। लेकिन प्रदीप जी ने एक बार फिर से तलाक, पैगाम और संबंध जैसी फिल्मों के जरिए सभी को गलत साबित कर दिया। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन, मुझे फिर वो प्यार दे दो। इस तरह प्रदीप जी ने हमेशा वक्त की नजाकत को देखते हुए ही अपनी कविता शैली को परिवर्तित किया था, जिसके बाद 1975 में जय संतोषी माँ के टाइटल सॉन्ग को लिखकर इन्होंने घर घर में अपने गीत को गूंजने का मौका दिया। एक म्यूजिक डायरेक्टर था बोलो सिरानी, उसका असिस्टेंट था वो, तो मेरे यहाँ आया करता था। मुझे कहता था गुरुजी हमको कुछ काम दो, हमको कुछ काम दो। मैंने कहा भाई तो मेरे पास कोई आता नहीं है, जो आता है वो म्यूजिक डायरेक्टर को पहले तय करके आता है, तो तुम ही कहीं से लाओ। तो पकड़ के लाया। तो मैंने कहा क्या है पिक्चर? तो उसने कहा ये संतोषी माँ। मैंने मना कर दिया। बाद में फिर आया, मैं रोने लगा। मुझे बड़ी मुश्किल से पिक्चर ये मिली है, तो मुझे दया आ गई। मैंने कहा अच्छा मैं कर दूंगा। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, मैं तो आरती उतारूं रे। प्रदीप जी अपनी वास्तविक जिंदगी में भी अपने गीतों की तरह ही सरल व सहज व्यक्तित्व के इंसान माने जाते थे। फिल्मों के संगीत व काव्य साहित्य को समृद्ध करने वाले कवि प्रदीप को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा बहुत से सम्मानों से भी नवाजा गया था। अभी भी ये नाम और इनके गीत हमारे बीच जिंदगी के हिस्से के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें सदियों तक भुला पाना नामुमकिन है। आज समस्त देशवासियों के साथ साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड भी कवि प्रदीप को उनकी जयंती पर दिल से श्रद्धांजलि दे रहा है। Born to be remembered, born to
देश ऐसे ही कई दीवानों की सरजमी होती है जो उसकी आजादी को अपने दिल में लेकर चलते हैं। जिस तरह कवि प्रदीप ने अपनी कविता में देश प्रेम को शामिल किया, उसी तरह जमैका के एक मशहूर गीतकार व संगीतकार बॉब मार्ले ने भी गीतों में अपनी धरती के प्रेम को उड़ेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए इन्हें तीसरी दुनिया का उभरता हुआ इंटरनेशनल सुपरस्टार कहा गया। इस सुपरस्टार का जीवन हमेशा ही संघर्षों से गुजरा, लेकिन इन्होंने लोगों को हर बार अपने संगीत से जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। आज ही के दिन 1945 में जमैका में जन्मे बॉब ने अफ्रीका के क्लासिक संगीत रेगे से सभी को वाकिफ करवाया। इन्होंने अपना बचपन जमैका के एक बेहद ही पिछड़े गांव 9 माइल जमैका में बिताया। संगीत के प्रति बॉब का प्रेम बचपन से ही नजर आने लगा था और फिर इनके साथ ही बनी ने इन्हें गिटार सीखने के लिए प्रेरित किया। कुछ सालों बाद बॉब किंगस्टन आ गए और यहाँ इनकी जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन यहीं से बॉब को संगीत की दुनिया की शुरुआत भी मिल सकी। दरअसल इस जगह पर रे चार्ल्स जैसे बहुत से सिंगर्स मौजूद थे। बॉब ने ऐसे ही लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और साथ ही अपने गाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोशिश करने लगे। इसी बीच एक लोकल रिकॉर्ड प्रोड्यूसर लेस्ली कॉन्ग को बॉब की आवाज पसंद आ गई और फिर इन्होंने बॉब से कुछ गाने रिकॉर्ड भी करवाए। इनमें से एक 1962 में रिलीज हुआ जज नॉट भी था। हालांकि बॉब को काम तो मिलने लगा था, लेकिन अभी भी वो बतौर सोलो आर्टिस्ट कमाल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 1963 में बॉब ने बनी के साथ मिलकर द वेलिंग वेलर्स बैंड का निर्माण किया। जनवरी 1964 में इनका पहला ही सिंगल सिमर डाउन जमैका के टॉप चार्ट पर था। अब तक ये ग्रुप जमैका में पॉपुलर तो हो चुका था, लेकिन आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत बेहतर नहीं थी, जिसका असर बहुत जल्द नजर आया ग्रुप के मेंबर्स के बाहर निकल जाने से। इसी बीच बॉब अपनी माँ के पास कुछ समय के लिए यूएस आ गए और फिर 8 महीने बाद ही वापस जमैका लौट आए। यहाँ इन्होंने एक बार फिर से अपने साथियों बनी, लिविंगस्टन और मैकिन्टोश को एक साथ जोड़कर द वेलर्स को एकजुट किया। अब इस ग्रुप की शुरुआत थोड़ा सा धार्मिक पक्ष के साथ हुई। 1960 में बॉब ने मशहूर सिंगर जॉनी नैश के साथ काम किया और नैश द्वारा गाया गया इनका गीत पूरी दुनिया में पसंद किया गया। इसके अलावा वेलर्स ग्रुप ने ली पेरी के साथ भी काम किया और ट्रेंच टाउन रॉक, सोल रेबल, 400 इयर्स जैसे कई हिट गाने दिए। वेलर्स लगातार अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन इसे असली पहचान मिली 1972 में। इस वक्त वेलर्स ने आइलैंड रिकॉर्ड्स के साथ करार किया और स्टूडियो को भी एक हिट एल्बम बनाने में मदद की। एल्बम की सफलता को सुनिश्चित करने के मकसद से सभी ग्रुप मेंबर्स ने यूएस, ब्रिटेन और बहुत सी जगहों की यात्राएं भी की। लिविंगस्टन और मैकिन्टोश ने सोलो करियर के लिए बॉब का साथ छोड़ दिया। बनी व बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। बॉब ने हार न मानते हुए I3s नाम से एक फीमेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और फिर इसका नाम बदलकर बॉब मार्ले एंड दी वेलर्स कर दिया गया। इस नए ग्रुप ने जगह जगह जाकर परफॉर्मेंसेस दी और रेगे को विदेशों में पॉपुलर बनाने में योगदान दिया। साथ ही नो वुमेन नो क्राई के साथ ब्रिटेन में टॉप 40 हिट गाने दिए। Said I remember when we
के संगीत को जमैका में पीपुल्स नेशनल पार्टी के हितैषी के रूप में देखा जाने लगा और इसीलिए कई बार विपक्षियों द्वारा इन पर जानलेवा हमला भी किया गया। We try to make really bring peace, knowing that we really can't solve a problem with a war, you know. It doesn't really solve a problem. We don't feel like really killing someone. Whose problem am I going to solve when I kill someone? You know what I mean? So I figure the peace is the best thing. And that's why I go ahead and work with it, because it was a spiritual thing what happened. इसके बावजूद इन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेज में कभी कमी नहीं आने दी, पर बॉब की जिंदगी की परीक्षाएं अभी भी खत्म नहीं हुई। एक तरफ 1977 में इनका सबसे बेस्ट एल्बम एक्सोडस ब्रिटेन में लॉन्च किया गया, वहीं दूसरी तरफ इनके पैर के अंगूठे में लगी चोट में कैंसर की शुरुआत का पता चला। डॉक्टर ने इनसे अंगूठा निकालने के लिए कहा, लेकिन बॉब ने धार्मिक आस्था के चलते ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये इनकार बॉब मार्ले के जीवन में गलती का सबब बना और धीरे धीरे कैंसर इनके पूरे शरीर में फैलता गया। We took him to the hospital next door to my house. The doctor told Alan and me that Bob Marley had cancer and that it had spread. He had cancer all over his body, lungs, brain, all over the place. It was incredible that he was able to keep working. But the doctor told us that we shouldn't do anything, that we should just let him stay on the concert tour, that he was so strong and powerful that one day he was going to walk out on stage and he was going to fall dead, but that he could not be treated and he could not be helped. हालांकि इस बीच इनके काम में कमी तो नहीं आई, लेकिन फिर भी इन्हें हार कर कैंसर का इलाज करवाना पड़ा। बॉब को पता था अब वो नहीं बचेंगे, इसीलिए वो अंतिम समय में अपनी धरती पर आना चाहते थे। लेकिन जर्मनी से जमैका आते वक्त 11 मई 1981 को फ्लोरिडा में ही इनकी मौत हो गई और इनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मौत से कुछ ही दिन पहले इन्हें जमैका सरकार ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से और यूनाइटेड नेशंस ने मेडल ऑफ पीस से नवाजा था। रेगे संगीत के विश्वदूत के रूप में इन्हें मरणोपरांत 1994 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। बॉब मार्ले का संगीत उनके बैंडमेट्स के जरिए अफ्रीका के साथ साथ अभी भी दुनिया में मशहूर है और आने वाली कई सदियों तक रहेगा। हमारी पूरी टीम की ओर से इस म्यूजिक लेजेंड को तहे दिल से सलाम। In the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Born to be remembered, born to be remembered. जिस तरह संगीत हमारी जिंदगी में जीने का सबब बनता है, उसी तरह विज्ञान भी जिंदगी को समझने और उसके आगे बढ़ने का तरीका होता है।
अगर ये नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पूर्वज कौन थे और कैसे मानव सभ्यता का विकास संभव हुआ। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को जान सकते हैं, उसे पुरातत्व विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। कार्यक्रम की हमारी ये हस्ती भी इसी दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। आज ही के दिन 1913 में इंग्लैंड के खूबसूरत शहर लंदन में जन्मी मैरी ली के जीवाश्म विज्ञान की दुनिया का एक ऐसा ही नाम है जिन्हें शहर की खूबसूरती से ज्यादा जंगलों और ऐतिहासिक स्थलों ने अपनी ओर आकर्षित किया। मैरी ने अपने पति लुईस लीके के साथ मिलकर बहुत सी खोजें की और पता है आपको, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वालों में हस्बैंड वाइफ की ये जोड़ी काफी मशहूर भी रही। 1960 में अपने अफ्रीका दौरे के दौरान इन्होंने बंदरों के पुराने जीवाश्म को ढूंढा था और इस पर अध्ययन किया। ये जीवाश्म बंदर के मस्तिष्क का हिस्सा था, जिसने आधुनिक मानव के उद्भव से जुड़ी बहुत सी जानकारियां हम तक पहुंचाने में मदद की। मैरी की माँ एक आर्टिस्ट थी और इसीलिए इन्हें भी बचपन से ही ड्राइंग काफी पसंद थी और फिर इनका यही टैलेंट जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र में उनकी सफलता का कारण बना। जब मैरी मात्र 17 साल की थी तब इन्हें इंग्लैंड में होने वाली खुदाई का चित्रण करने का मौका सौंपा गया। इस काम से प्रभावित होकर ही इन्हें 1930 में प्रकाशित हुई किताब एडमस एंसेस्टर्स का चित्रण करने का मौका मिला। इस पुस्तक को किसी और ने नहीं बल्कि खुद लुईस लीके ने लिखा था। बस यहीं से इन दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर इन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के काम को सपोर्ट किया और लगातार मानव सभ्यता के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजें करते चले गए। इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा वक्त अफ्रीका में बिताया था। मैरी लीके की पहली बड़ी डिस्कवरी 1948 में खोजा गया प्रोकॉन्सल अफ्रीकैनस जीवाश्म था, जिसे शुरुआत में बंदरों की प्रजाति से जुड़ा माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये बंदरों व मनुष्य दोनों को निरूपित करता है। इसके बाद इन दोनों वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली 1959 व 1960 में। इस खोज ने ही ये पता लगाने में बुनियाद प्रदान की कि हमारे पूर्वज बंदरों के रूप में थे। जब ये शोध शुरू किया गया था, उसके कुछ ही दिन बाद लुईस बीमार पड़ गए थे, इसीलिए मैरी ने ही पूरा जिम्मा संभाला और खोज के दौरान मिले मानव खोपड़ी के जीवाश्म को ज़िनज़ैंथ्रोपस बोइज़ाई नाम दिया, जिसे आज ऑस्ट्रालोपिथेकस बोइज़ाई नाम से जाना जाता है। इस जीवाश्म में एक छोटा सा दिमाग, बड़े बड़े दांत और बड़ा सा जबड़ा मौजूद था, जिसका अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि ये जीवाश्म करीब 20 लाख साल पुराना है। इसी पर आधारित एक खोज मैरी ने 1960 में भी की। इस दौरान इन्हें करीब 14 से 16 लाख पुराना होमो हैबिलिस नामक जीवाश्म मिला था। मानव की उत्पत्ति से जुड़े शोध जारी थे कि इसी बीच लुईस की मौत हो गई। इसका दुख तो था मैरी को, लेकिन उन्होंने अपने काम से कभी भी मुंह नहीं फेरा और बहुत से नए नए तथ्य दुनिया के सामने पेश किए। उन्नीस में इन्हें तंजानिया में मनुष्य के पद चिन्हों के निशान मिले, जो कि पहला सबूत था वानर के रूप में दिखने वाले मनुष्यों की गतिविधियों का। इस तरह कई दशकों के अपने करियर में मैरी लीके ने नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी से मिले अनुदान के साथ जीवाश्म विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खोजें की और फिर अपने अनुभवों का विवरण 1979 में प्रकाशित पुस्तक ओल्ड वाई जॉर्ज माई सर्च फॉर अर्ली मैन के जरिए सभी के सामने पेश किया। वैसे मैरी के कार्यों के बारे में उल्लेख 1984 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा डिस्क्लोजिंग द पास्ट में भी किया गया है। जिंदगी का लंबा वक्त अफ्रीका में बिताने वाली मैरी ने अपनी आखिरी सांस भी इसी महाद्वीप पर ली। 9 दिसंबर 1996 में केन्या के शहर नैरोबी में इस जुझारू वैज्ञानिक ने हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा तो ले ली, लेकिन हमारे विकास से हमें रूबरू करवाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। आज हमारी पूरी टीम मैरी लीके के रूप में एक महान वैज्ञानिक को सलाम करती है। Born to be remembered, born
अपनी इस दोस्त बबीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।